क्लास 10 चैप्टर नंबर 15 और एनवायरमेंट। तो जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स है इस चैप्टर के उन सभी की बात करने वाले इस वीडियो में, इस लेक्चर में। तो मैं मीर शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बंकिस्तान आपके मिनी स्कूल में। तो चलते हैं एक और बंक पर। बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके थे इस चैप्टर में, लेकिन लास्टली जो हमने डिस्कस किया था ना उससे ही रिलेटेड हमारा ये वाला टॉपिक होने वाला है। और ये लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है, हम इस चैप्टर को बहुत जल्दी ओवर करने वाले हैं। तो क्या था, हमने ट्रॉफिक लेवल समझा था और क्या समझा था, फूड चेन। तो उसको दिमाग में रखना है और कुछ चीजें अच्छे से क्लियर भी नहीं हुई होगी तो वो यहां पर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अब जो टॉपिक है जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम है एनर्जी फ्लो। यानी कि किसकी बात करेंगे, एनर्जी का फ्लो होना। किसका फ्लो होना, एनर्जी का फ्लो होना। तो एनर्जी फ्लो का डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो एनर्जी फ्लो का मतलब ये होता है, हमें पता है कि खाना कौन बनाने वाला है, आत्मनिर्भर कौन था, वहां पे प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स में आते हैं प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद बनाने वाले हैं, और उन्हीं में होती है सबसे ज्यादा एनर्जी। और वहीं से एनर्जी जाएगी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो उस प्लांट को खा जाएगा, और वहीं से जाएगी दूसरे में जो उस एनिमल को ही खा जाएगा। तो एनर्जी फ्लो इसी बारे में है, एनर्जी का ट्रांसफर होना फूड खाने की वजह से अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे। कहां पर, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर। और ट्रॉफिक लेवल्स क्या होती है ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके थे, तो यहां पर हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब एनर्जी फ्लो में कैसे होने वाला है, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो को हम कैसे अच्छे से समझ सकते हैं, वो ये जो 5 पॉइंट्स है ये हमें बहुत अच्छे से समझा देने वाले हैं। लेकिन हमें क्या याद रखना है, सिंपली एनर्जी फ्लो का डेफिनेशन क्या है, एनर्जी का फ्लो होना एक से दूसरी ट्रॉफिक लेवल में, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर होना एक से दूसरी स्टेज में, एक से दूसरी ट्रॉफिक लेवल पे। तो अब जो स्क्रीन पर आप 5 पॉइंट्स देख रहे हैं ये हमें बहुत अच्छे से हेल्प करने वाले हैं एनर्जी फ्लो को समझने में, और इनके बाद एनर्जी फ्लो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और कोई भी हमारा इसमें हाथ नहीं पकड़ पाएगा। यहां पर जो फर्स्ट पॉइंट का मतलब है वो ये है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करने वाले हैं, सिर्फ 1%, कितना 1%, यानी कि सिर्फ 1% ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे अपना खाना बनाने के लिए। यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो कितनी सनलाइट लेने वाले, कितनी लाइट एनर्जी लेने वाले, सिर्फ 1%। अब आप बोलोगे सर सन इतनी सारी सनलाइट दे रहा है और ये ले रहे सिर्फ 1%। सन की लाइट बड़ी तेज होती है, ये ज्यादा लेगा ना तो पूरा सूख ही जाएगा, जल ही जाएगा, यानी कि पिक्चर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो यहां पर जो हमें पहला पॉइंट बता रहा है वो ये है कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो कितनी सनलाइट एब्जॉर्ब करने वाले हैं, 1% करने वाले हैं। और इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो इससे क्या करने वाले हैं, अपना खाना बनाएंगे, जो कि हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। किससे बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस से। और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, सनलाइट का होना। तो 1% सनलाइट लेके, 1% लाइट एनर्जी लेके वो नीड तो पूरी हो चुकी है। तो यहां से हमें फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि क्या कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट क्या करने वाले, सिर्फ 1%, बोलो मेरे साथ क्या, सिर्फ 1% सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और उस लाइट एनर्जी से अपना खाना बना लेंगे, यानी कि केमिकल एनर्जी तैयार कर लेंगे। और इसके बाद बात करते हैं सेकंड वाले पॉइंट के बारे में, यानी कि जो सेकंड है, अब ये जो प्लांट्स है ना इनको खाने कौन वाला है, क्या है, ये जो प्लांट्स है इनको खाने कौन वाला है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। हम जानते हैं ना इन प्रोड्यूसर्स को, जो हमारे प्लांट है, जो हमारे ग्रीन प्लांट है जिन्होंने 1% एब्जॉर्ब किया, उनकी बात हो रही है सेकंड पॉइंट में भी। अब क्या होगा, उनको कौन खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स। यानी कि क्या है, जो डायरेक्टली प्लांट को खाएंगे उन्हें कौन सा कंज्यूमर बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। तो प्राइमरी कंज्यूमर उनको खाते हैं। लेकिन अब यहां पर पता है क्या होने वाला है, बहुत सी एनर्जी लॉस हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। सर ये नुकसान कैसा है, पैसों वाला नुकसान है, नहीं ये एनर्जी वाला नुकसान है। बात कर रहे हैं एनर्जी के टर्म में तो ये एनर्जी वाला नुकसान है। जब प्राइमरी कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स को खाएंगे तो क्या होता है, बहुत सी एनर्जी लॉस हो जाती है। देखिए क्या होता है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर किसी ने
एक ऑर्गेनिज्म को खाया, ठीक है। पहले अपन एग्जांपल लेते हैं प्लांट का ही, ठीक है। प्लांट ने अपना खाना बना लिया, अब प्लांट को कोई खा रहा है तो उसकी बॉडी में एनर्जी जाएगी, बिल्कुल जाएगी सर। उसने प्लांट को खाया है तो एनर्जी तो आएगी ही आएगी। लेकिन प्लांट ने सारी एनर्जी उसी के लिए बना के रखी थी क्या? मतलब प्लांट ने जो बकरी आने वाली है, जो गॉड आने वाली है उसके खाने के लिए, उसके लिए ही खाना बना रहा था ना, उसके लिए ही एनर्जी रख रखी थी? नहीं, ऐसा नहीं है। उसने क्यों रख के रखी थी? अपना मेंटेनेंस करने के लिए, ठीक है। क्या करने के लिए? अपनी बॉडी का मेंटेनेंस करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, और भी जो लाइफ की एक्टिविटीज है वो सब करने के लिए। तो क्या होता है, वो एनर्जी वहां पर यूज हो जाती है। क्या होता है, वो एनर्जी वहां पर यूज हो जाती है, और जो बची हुई एनर्जी है वो ही जाएगी अगले वाले में, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को थोड़ी सी कम एनर्जी मिलेगी जितनी प्रोड्यूसर्स में थी। यानी कि क्या होगा, जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जाएगी तो एनर्जी का होने वाला है लॉस, और यही बता रहा है हमारा दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है? इस दूसरी वाली स्टेटमेंट है, जो दूसरा वाला पॉइंट है, इसको हमारा तीसरा वाला पॉइंट एकदम जस्टिफाई कर देने वाला है, एकदम क्लियर कर देने वाला है। क्योंकि थर्ड वाला जो पॉइंट है वो ये बता रहा है ओनली 10%। क्या बोल रहा हूं मैं? ओनली 10%। तो क्या बोलना है आप लोगों को? सिर्फ 10%, 10%, 10%। जो एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में जाएगी वो कितनी होगी? सिर्फ 10%। अब आप बोलेंगे सर ये तो बड़ी अमेजिंग बात हो गई, यानी कि सिर्फ 10% एनर्जी ही जाने वाली है अगले ट्रॉफिक लेवल में। यानी कि जो प्रोड्यूसर्स है, जो घास से उसने खाना बना के रखा है, पूरा की पूरा उस प्लांट ने खाना बना के रखा है, जब उसे कोई एनिमल खाएगा तो क्या होने वाला है? उस बकरी की इसमें, उस गॉड के इसमें सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी, ठीक है। अब जितनी एनर्जी गॉड में है, अगर उसको लॉयन खा जाएगा, शेर खा जाएगा, तो उसके उसमें कितनी एनर्जी जाएगी? सिर्फ 10%। सर बाकी की कहां गई? उसका क्या हिसाब है? बाकी की यूज हो गई है रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उसको भी तो ग्रोथ करना है तो उसकी ग्रोथ के लिए, और रिप्रोडक्शन के लिए, और बॉडी के अच्छे से मेंटेनेंस के लिए। तो इसीलिए वो एनर्जी यूज हो जाती है, और जो बचती है, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी बचेगी, जो अगले ऑर्गेनिज्म में जाएगी, अगले ट्रॉफिक लेवल में जाएगी, वो होगी सिर्फ और सिर्फ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सिर्फ 10%। यानी कि सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी, बाकी का सब लॉस हो जाएगा जब एनर्जी जाएगी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में। और इसको क्या बोलते हैं? इसको लिंडमैन लॉ भी बोलते हैं। क्या है? लिंडमैन ने लॉ दिया कि क्या होगा, जब एक ऑर्गेनिज्म किसी को खाएगा, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे लेवल पे एनर्जी जाएगी, तो जो एनर्जी जाएगी वो होगी सिर्फ और सिर्फ 10%। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो ये बता रहा है कि हम इतना तो समझ गए, जब एक ऑर्गेनिज्म किसी को खाएगा, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में एनर्जी जाने वाली है तो कितनी जाएगी? सिर्फ 10%। बाकी की 90% यूज हो चुकी होगी बॉडी के अलग अलग काम में, जिनकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये क्या बता रहा है? अब जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कम होती है तो कितना, आप समझ के चलिए, आपके पास एक बकेट पानी है, आप दूसरे को देते हैं वो थोड़ा कम हो जाता है, तीसरे को देते आधा हो जाता है, चौथे को देते थोड़ा और कम हो जाता है। ऐसा कितनों को दे पाएंगे? 5 या 6 लोगों को दे पाएंगे। पानी कम कम होता जा रहा है, सब एक एक मग यूज करते जा रहे हैं हाथ धोने में, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, आगे जाके तो खत्म ही हो जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट आपको यही बता रहा है कि जब एनर्जी लो होने वाली है आगे की ट्रॉफिक लेवल्स में, तो ये 3 से 4 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स में नहीं जा पाता है। और इसीलिए हम क्या देखते हैं, हमने जो पिरामिड देखा था, ठीक है, भूल गए और देखो अभी भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वापस आ गया है। तो क्या है वो कि देखिए नीचे प्रोड्यूसर्स है, उसके बाद दूसरा ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर टर्शियरी कंज्यूमर। उसके ऊपर का गायब नहीं है, उसके ऊपर है ही नहीं, एनर्जी है ही नहीं, तो कितना ट्रांसफर करवाते जाएंगे, ठीक है। और इससे ज्यादा वो हो सकता है 4 तक चले जाए, बट इससे ज्यादा वो नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी बहुत कम ट्रांसफर हो रही है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। अब आप लोगों के माइंड में एक बड़ी अमेजिंग चीज आएगी, अगर हम इसको बिना पढ़े अगर सोच के देखते हैं, ठीक है। एक बच्चे से अगर ये सवाल करा जाए, घास है, ठीक है, उसको काऊ ने खाया, ठीक है, यानी कि हम गॉड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो गॉड ने उसे खा लिया। अब गॉड को कौन खा गया? गॉड को खा जाता है हमारा जैकल। जैकल गॉड को खा गया। अब जैकल को कौन खा जाता है? जैकल को खा जाता है लॉयन। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होगी? बच्चा बोलेगा लॉयन में होगी। हम पूछते हैं क्यों लॉयन में क्यों होगी? वो बोलेगा घास थी,
घास किसके पेट में थी? बकरी के पेट में। और बकरी को कौन खा गया? जैकल। तो घास भी बकरी भी किसके पेट में? जैकल के पेट में। और जैकल को कौन खा गया? लॉयन। तो लॉयन तो सब कुछ खा गया, तो उसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। लेकिन ये चौथा पॉइंट पढ़ने के बाद आपको ये चीज क्लियर हो गई, ऐसा नहीं है। सबसे कम एनर्जी किसको मिली है? लॉयन को मिली है, क्योंकि वो ऊपर की ट्रॉफिक लेवल्स में आता जा रहा है। तो क्या हो रहा है हम जानते हैं, सिर्फ 10% जाएगी, बाकी सब तो उन्होंने यूज भी किया ना। अब आप खुद सोच के देखिए, कोई ऑर्गेनिज्म खाना खा रहा है, ठीक है, तो वो इसीलिए थोड़ी ना खा रहा है कि कोई मेरे को आके खाने वाला है, उसको एनर्जी देना है, जल्दी से खा लेता हूं। वो अपने काम के लिए खा रहा है, अपनी लाइफ के मेंटेनेंस के लिए और अपने जीने के लिए खा रहा है। तो वो तो कोई उन्हें बाय चांस हंट कर लेता है तो वो एनर्जी जाने वाली है। तो आपको 10% वाला रूल यानी कि 10% रूल थर्ड पॉइंट का याद रखना है। और फोर्थ वाला हमें क्या बता रहे हैं, हम इसे डिस्कस कर चुके हैं कि एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में बहुत कम होती है, तो ये 3 से 4 तक ही चलने वाला है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की और खत्म करते हैं एनर्जी फ्लो को। और आप इसे बहुत अच्छे से आप समझ भी गए होंगे कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर होने वाली है। बस एक चीज याद रखना एनर्जी को फ्लो को लेके, ऊपर से नीचे से जब आप ऊपर जाएंगे तो एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। प्रोड्यूसर्स में सबसे ज्यादा एनर्जी होगी और जो सबसे ऊपर होगा उसमें सबसे कम एनर्जी होने वाली है। तो फिफ्थ पॉइंट है, ये क्या होती है? अनडायरेक्शनल होती है। क्या होती है? अनडायरेक्शनल होती है। यानी कि क्या होगा, ऊपर एक बार चला गया तो वो नीचे वापस से एनर्जी नहीं आएगी। यानी कि उस घास को बकरी ने खा लिया तो वो एनर्जी अब प्लांट्स में वापस नहीं आएगी। अगर बकरी बाय चांस घास खा लिया, उसने उल्टी कर दिया वहीं की वहीं, तो घास के पास वापस एनर्जी आ गई। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, नहीं आने वाली है। समझ पा रहे हैं? तो क्या है, एक बार एनर्जी जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में चली जाएगी तो वो एनर्जी वापस से वहां पर नहीं आने वाली है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो क्या है? अनडायरेक्शनल है। यानी कि सिर्फ नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। तो ये पांचों पॉइंट्स हम एक से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स 1% क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं, खाना बना लेते हैं। दूसरे में बताया क्या होगा, उनको खा जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। इस बीच में बहुत सारी एनर्जी लॉस हो रही है जो कि अपनी लाइफ के मेंटेनेंस में वो लोग खर्च कर देते हैं। और इसको एक रूल के तहत लिंडमैन ने बताया, जिसे हम लिंडमैन लॉ भी बोलते हैं, कि सिर्फ 10% एनर्जी ही जाएगी एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे को खाएगा, या एक एनर्जी जब ट्रॉपिक लेवल से जो एनर्जी है वो दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जाएगी। और हमने देखा एनर्जी फ्लो जो है वो क्या हो रहा है? बहुत कम हो रहा है। तो ये लंबे समय तक टिकने वाला गेम नहीं है। 3 से 4 स्टेप में ये खत्म हो जाता है। और जो एनर्जी है एक बार नीचे से ऊपर गई, वापस नहीं आएगी, यानी कि अनडायरेक्शनल होता है। तो इसी के साथ एनर्जी फ्लो, अगर आपको समझ नहीं आया, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके वापस से पॉइंट्स दे सकते हैं और आपको डेफिनेटली वो आ जाएगा। तो यहां पर हम एनर्जी फ्लो को फिनिश कर चुके हैं। तो चलते हैं, चैप्टर को फिनिश भी तो करना है जल्दी जल्दी। चलिए चलते हैं फटाक से नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब बात हम करने वाले हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में। और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें आपको बहुत मजा आएगा समझने में इसे। बट ये अच्छी चीज नहीं है हमारे नेचर के लिए, लेकिन अब ये हो रहा है तो इसे पढ़ना तो पड़ेगा। तो क्या होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन उस टर्म से रिफर है जिसमें क्या होने वाला है? केमिकल का जो क्या है बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, यानी कि टॉक्सिक केमिकल्स का इंक्रीज होना ऑर्गेनिज्म के अंदर। यानी कि क्या होना, हर ट्रॉफिक लेवल में, ट्रॉफिक लेवल बहुत अच्छे से समझते हैं हम, हर ट्रॉफिक लेवल में क्या होता जाता है? केमिकल इंक्रीज होते जाते हैं जो टॉक्सिक है, हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। ऐसे केमिकल्स का इंक्रीज होना क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब ये टॉक्सिक जो चीजें हैं ये क्या होती है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, यानी कि डिकम्पोज नहीं हो पाती, और इसीलिए तो दिक्कत है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, जो हमें डेफिनेशन अभी स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि जो टॉक्सिक केमिकल्स है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इनका इंक्रीज होते जाना हर एक ट्रॉफिक लेवल पे। अब आप बोलेंगे सर समझ में आ गया, ऑर्गेनिजम्स में हर ट्रॉफिक लेवल पे क्या होने वाला है? टॉक्सिक केमिकल्स जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है और जो अच्छे नहीं है बॉडी के लिए, उनका इंक्रीज होना। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, सर ये होता कैसे है?
यानी कि इसका कॉज क्या है। तो चलिए बात करते हैं बायोमैग्निफिकेशन के कॉज की, क्या इसका रीजन क्या है। अब क्या होता है, जो किसान है, जो फार्मर्स है, वो क्या करते हैं, अपनी जो फसल बचाने के लिए क्या करने वाले, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। यानी कि क्या है, जो कीटनाशक होता है ना कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब क्या हुआ, जो फार्मर है उसने क्या कर दिया, कीटनाशक डाल दिया, यानी कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स डाल दिए। अब क्या होगा, दो केसेस होने वाले हैं। दो केसेस क्या क्या होंगे, या तो बारिश आई तो वो पेस्टिसाइड्स जो पौधों में प्रेजेंट है, उस पेड़ में प्रेजेंट है, वो उस पानी के साथ धुल के पानी में चला जाएगा। ये पहला केस है। और दूसरा क्या होगा, या तो वो सॉइल में चला जाएगा। क्या क्या चीजें हमने देखी है, या तो वो सॉइल में रह जाएगा, या तो वो बह के पानी में चला जाएगा, यानी कि नदियों में चला जाएगा। तो अब दोनों ही जगह से क्या होने वाला है, नदियों से पानी भी पीते हैं ऑर्गेनिज्म, सभी पीते हैं पानी, और वो जो मिट्टी में प्रेजेंट है, यानी कि वो जो सॉइल में चला गया था, वाटर वाला तो हमें समझ में आ गया। अब जो सॉइल में चला गया तो उससे क्या होगा, प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि हम जानते हैं जितने भी मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, ये सब प्लांट एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। और सॉइल में क्या हुआ है, वही पेस्टिसाइड्स जो कि क्या है, केमिकल से भरे हुए हैं, उनको भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या हुआ, इधर प्लांट ने उनको एब्जॉर्ब कर लिया है, उधर पानी में भी बह रहा है क्योंकि बह के चला गया था। तो ये दो केसेस की वजह से ही बायोमैग्निफिकेशन होने वाला है। अब कैसे, क्या होगा, उस जो प्लांट है जिसने वो पेस्टिसाइड्स को क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, जब उसको कोई ऑर्गेनिज्म खाएगा तो उसके अंदर वो केमिकल ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो क्या है, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर में चला गया। अब उस प्राइमरी कंज्यूमर को कोई दूसरा एनिमल खाएगा, यानी कि हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, तो उसके अंदर भी चला गया। और उस सेकेंडरी कंज्यूमर को अगर कोई खाएगा तो यानी कि टर्शरी कंज्यूमर, उसमें भी वो केमिकल चला गया। और वैसे ही यहां पर भी क्या होने वाला है, ये वाटर कोई पिएगा, उसको भी कोई खा जाएगा, उसको भी कोई खा जाएगा। तो क्या हो रहा है, हर ट्रॉफिक लेवल पे ये केमिकल क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। शुरुआत क्या हुई थी, मामूली हुई थी, यानी कि जो राजू किसान है वो गया, उसने बस डाला इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स की, अब मेरी फसल अच्छी लगेगी। लेकिन उसका रीजन देखिए, और ऐसे बहुत सारे राजू हमारे बीच में, तो सभी जगह चल रहा है ये काम। इसीलिए क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन होता है। तो क्या हुआ, बायोमैग्निफिकेशन, केमिकल क्या होते जा रहे हैं, हर ट्रॉफिक लेवल पे इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, आपको एक चीज याद रखनी है। हमने एक चीज याद रखी थी पहले कि नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो एनर्जी क्या होती है, अगले वाले में कम जाती है, लेकिन केमिकल ज्यादा जाते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, केमिकल ज्यादा जाते हैं। यानी कि गॉड को अगर लॉयन खाएगा तो उससे क्या होना है, एनर्जी क्या है, लॉयन ऊपर आ रहा है ट्रॉफिक लेवल में तो एनर्जी जाएगी कम, लेकिन केमिकल्स जाएंगे ज्यादा। और यही वजह है कि ह्यूमंस में बहुत ज्यादा केमिकल देखने को मिलता है। यानी कि ह्यूमंस में इनकी मात्रा, जो ये टॉक्सिक केमिकल्स है, इनकी मात्रा बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और वो इसीलिए क्योंकि हम लोग टॉप पर आते हैं। हम क्या कर रहे हैं, वो फ्रूट्स आते हैं हमारे पास, उनमें बहुत सारे लगे होते हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि खाने से पहले उन्हें धोना चाहिए, ताकि उन पे ऊपर जो जर्म्स हो वो चले जाए। तो हमें समझ में आया है बायोमैग्निफिकेशन क्या हो रहा है। एक बार समराइज करके देखते हैं और इस टॉपिक को भी खत्म करते हैं। क्या होना है, जो टॉक्सिक केमिकल है उनका इंक्रीज होना हर ट्रॉफिक लेवल पर कहलाता है बायोमैग्निफिकेशन। ये क्यों हो रहा है, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स बह के या तो नदियों में चला जाएगा या सॉइल में जाएगा और वहां से उसे प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, और ऐसे ही वो ट्रांसफर होता जाता है हर ऑर्गेनिजम्स में। और जो लास्ट चीज हमको बायोमैग्निफिकेशन को लेके याद रखनी चाहिए कि ट्रॉफिक लेवल में जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। और इसीलिए तो डेफिनेशन में हम बोल रहे थे कि एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें इंक्रीज होगा कंसंट्रेशन हर ट्रॉफिक लेवल पे। यानी कि प्रोड्यूसर्स में केमिकल की मात्रा क्या होने वाली है, सबसे कम, और एनर्जी क्या होने वाली है, सबसे ज्यादा। और जो सबसे ऊपर होगा उसमें एनर्जी क्या होने वाली है, ट्रांसफर कितनी होने वाली है, सबसे कम, और केमिकल क्या होने वाले, सबसे ज्यादा। यानी कि ऊपर जाने पे केमिकल ज्यादा होते हैं और एनर्जी कम होती है। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई है, और इसी के साथ हमारा एक और टॉपिक एंड होता है जो कि है बायोमैग्निफिकेशन, और हमें इसका कॉज भी समझ में आ चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड लास्ट टॉपिक की। क्या बोला मैंने, सेकंड लास्ट टॉपिक की, यानी कि चैप्टर फिनिश होने वाला है। तो चलिए बात करेंगे हमारे सेकंड लास्ट टॉपिक की, ओजोन लेयर के बारे में। तो अब बात करने वाले हैं ओजोन लेयर को लेके। ओजोन लेयर क्या होती है पहले हम ये समझते हैं, ठीक है, क्या होता है। अब बात यहाँ की नहीं हो रही है,
तो आप बोलेंगे सर कहाँ की हो रही है, यहां से बहुत ज्यादा किलोमीटर ऊपर की बात हो रही है, ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर ऊपर क्या होता है, ये लेयर फॉर्म होने वाली है जिसकी हम बात कर रहे हैं और जिसका नाम है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर बनने कैसे वाली है और ये होती क्या है और ये कर क्या रही है और इसको हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये सारी चीजें अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। तो ओजोन लेयर पहले बन कैसे की हम ये देखते हैं। ओजोन लेयर का केमिकल फॉर्मूला होता है O3 यानी कि ऑक्सीजन 3 बार। जब 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपस में बंध जाएंगे बंधन में, यानी कि एक दूसरे के पास आ जाएंगे, एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ओजोन लेयर बन जाएगी। ओजोन लेयर का फॉर्मूला में क्लियर हो चुका है जो कि होता है O3। अब होने क्या वाला है, ये बनता कैसे है, ठीक है, तो इसे समझते हैं। क्या होगा जब ऊपर की बात चल रही है, यहां से बहुत ज्यादा किलोमीटर्स ऊपर, तो वहां पर क्या होगा, यूवी रेडिएशंस। क्या है, यूवी रेडिएशंस। यूवी रेडिएशंस कहां से आने वाली है, सूरज चाचा से आने वाली है, यानी कि सन की वजह से, सन की लाइट की वजह से यूवी रेडिएशंस जो आएगी वो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन क्या होता है O2, उसे स्प्लिट कर देगी। क्या कर देने वाली है, स्प्लिट कर देगी। स्प्लिट मतलब उसे ब्रेक कर देने वाली है। तो जब जो O2 है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस पर यूवी रेज पड़ी तो वो क्या हो गया, O+O हो गया, यानी कि दोनों ऑक्सीजन क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन तो है नहीं पूरे यूनिवर्स में, बहुत सारे ऑक्सीजन हैं, तो क्या होगा, जो बहुत सारे दूसरे ऑक्सीजन है O2, उससे क्या होगा, ये अकेले अकेले O जाके जुड़ते जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, O2 के साथ O जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, O3 बन जाएगा। ठीक है, और ये पॉइजनस भी होता है, यानी कि हमारे लिए अच्छी चीज भी नहीं है बट हमारे लिए अच्छा बना हुआ है। ये कैसे पॉसिबल है, अभी हम बात करने ही वाले हैं। तो पहले तो हमें ये समझ में आ गया ये बनने कैसे वाली है। ओजोन लेयर का फॉर्मूला आता है O3, और ये बना कैसे, जब यूवी रेस पड़ी तो O2 अलग अलग हो गया और दूसरे O2 के साथ वो सिंगल ऑक्सीजन का एटम जुड़ जाएगा और बना लेगा O3, यानी कि ओजोन लेयर। अब ये जो ओजोन लेयर होती है ना, इसे हम ओजोन लेयर क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो अर्थ का स्ट्रेटोस्फेयर है ना, वहां पर ये O3 पूरी एक लेयर बना लेगा। क्या कर लेगा, ये O3 लेयर बना लेगा, ये ओजोन पूरी लेयर बना लेगा, और इसी लेयर को जो पूरी O3 की बनी हुई है उसको बोलते हैं ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर का काम क्या है, तो हम समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोन लेयर। अब सिग्निफिकेंस क्या है ओजोन लेयर का, यूज क्या है ओजोन लेयर का, ये हमें प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि क्या है, ये हमसे बहुत ज्यादा ऊपर है हाइट में, बहुत ज्यादा किलोमीटर हाइट में ऊपर है, स्ट्रेटोस्फेयर में आता है, और ये क्या है, O3 का एक लेयर है। तो जो सन की यूवी रेज आती है ना, उसको डायरेक्टली हम पर नहीं आने देता है। क्या कर रही है, हमें सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा रहा है। तो क्या हुआ, पहली चीज हमें, जो पहला पॉइंट है यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, वो हमें यूवी रेडिएशन से बचा रहा है। और अगर ये नहीं बचा यूवी रेडिएशन से तो क्या होने वाला है, स्किन कैंसर, आईज में दिक्कत और देखने में परेशानी, और भी बॉडी के बहुत सारे डिसऑर्डर्स हमें हो जाएंगे। कब होंगे ये, जब यहां पर O3 नहीं हो, यानी कि अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन की लेयर बनी है, O3 की लेयर बनी है, वो अगर नहीं हुई, यानी कि ओजोन लेयर नहीं हुई, तो वो क्या होगी, सनलाइट जो है, यूवी रेज है, वो डायरेक्ट आएगी, और ये सब परेशानी जिनकी हमने बात करी और जो यहाँ पे दिख रही है, ये हमें होने लग जाएगी, यानी कि सभी को होगी। ठीक है, इनइक्वालिटी नहीं होगी, एकदम इक्वालिटी से होनी है, सबको बहुत सारी दिक्कतें होगी। बट ऐसा होता है क्या, अगर होता तो इतने मजे से सब कुछ नहीं चलता, यानी कि नहीं होता है। और वो क्यों नहीं हो रहा है, ओजोन लेयर की वजह से नहीं हो रहा है। और यही तो हमने समझा है पहले पॉइंट में कि क्या होगा, ये जो ओजोन की लेयर है ये प्रोटेक्ट कर रही है हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। और दूसरे पॉइंट में हमने ये चीज देखी कि इससे हमें क्या क्या चीजें हो सकती है। बट अब क्या है, एक दिक्कत हो रही है, ओजोन कहां है, स्ट्रेटोस्फेयर में, बहुत ज्यादा हाइट में, किलोमीटर्स में ऊपर है, 25 ऑलमोस्ट। और वो बन कैसे रहा है समझ लिया, उसका यूज समझ लिया, और अगर डायरेक्ट पड़ी यूवी रेस तो क्या होगा ये समझ लिया। बट अब क्या हो रहा है, ये इसको लेके कुछ परेशानी देखने को मिल रही है। अब वो परेशानी क्या है ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देखेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। अब डिफ्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर में छेद होना। क्या होना, ओजोन लेयर में छेद होना। अब ये छेद क्यों हो रहे हैं, अब ओजोन लेयर में अगर छेद हो जाएंगे तो क्या होगा,
अब आपका माइंड चलने लगा, अब आपका दिमाग दौड़ने लगा। आप बोल रहे सर ओजोन लेयर में छेद होगा तो वो हार्मफुल रेडिएशंस, यूवी रेज जो आपने अभी बताया वो डायरेक्टली आएगी और इतनी सारी जो स्किन कैंसर, आईज में दिक्कत, ये सब डिसऑर्डर्स हमको कर देने वाली है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो ये डिफ्लेक्शन होता क्यों है इसकी बात करेंगे अभी। ये डिफ्लेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी की वजह से ये डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है, जो कि एक रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज करा जाता है इंडस्ट्रीज में और हमारे यहाँ पर, और ये ऑलमोस्ट सभी कंट्री में यूज किया जाता है। तो क्या है जो सीएफसी है, ठीक है, ओजोन में छेद कौन कर रहा है, ओजोन को बर्बाद करने वाला कौन है, सीएफसी है। यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर रहा है, ओजोन में होल्स कर देता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और इसी को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर छेद करता है तो हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी जरूरी है, एक रेफ्रिजरेंट के तौर पर काम करता है और इसके बहुत अलग अलग यूजेस भी होते हैं। तो हमें ये चीज समझ में आ गई। अब पहला जो ओजोन में छेद था वो कहां देखने को मिला, ठीक है, हमारे घर में तो नहीं मिला होगा क्योंकि बहुत ऊपर की बात हो रही है। तो क्या होता है, एंटार्क्टिका में ओजोन डिप्लेक्शन पहली बार देखने को मिला था, यानी कि ओजोन का वहां से हल्का हल्का सा फटना हमें देखने को मिला था एंटार्क्टिका में सबसे पहले। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, डायरेक्ट आएगी, टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, और ग्लेशियर्स पिघले तो इधर पानी उधर पानी, जहां देखोगे पानी ही पानी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ओजोन डिप्लेक्शन हमें समझ में आया, ओजोन लेयर में फटना या उसमें होल्स हो जाना वो कहलाता है ओजोन डिप्लेक्शन। और ये किसकी वजह से हो रहा है, सीएफसी की वजह से हो रहा है। सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये क्यों यूज कर रहे हैं, एक रेफ्रिजरेंट के तौर पर। बट क्या होता है, 1986 में एक एक्शन लिया गया यूएनईपी के द्वारा। किसके द्वारा, बाय यूएनईपी। यूएनईपी क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने क्या लिया कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ओजोन में होल करता है, बड़ा बदमाश है, ओजोन में छेद कर रहा है, इसका क्या कर दो, इसका जो प्रोडक्शन है, इसका जो यूज है, उस पर एक लिमिट लगा दी, उसे कम कर दिया। तो फिर हमें ये एक्शन देखने को मिला। तो अब हमें समझ में आ गया, यहां से ओजोन डिप्लेक्शन एकदम क्लियर है। ओजोन क्या होता है अब आप समझ गए हैं, वो कैसे बनेगा ये भी समझ गए हैं, वो हमें किससे बचा रहा है ये भी समझ गए हैं, और नहीं बचाया तो क्या क्या बीमारी हो जाएगी ये भी समझ गए हैं। और वो ऐसी कौन सी चीज है जो उसमें होल्स कर रही है, डिप्लेक्शन कर रही है ओजोन लेयर का, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो स्क्रीन पर जितनी भी चीजें आई, अगर आपने इतना लिख दिया तो ये मोर देन सफिशिएंट होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है, यहां से हमने समझ लिया, और इतना ही हमें लिखना है, इससे ज्यादा एक भी वर्ड आपको नहीं लिखना है ओजोन के बारे में, उसके डिप्लेक्शन के बारे में, और उसके फॉर्मेशन और उसके प्रोटेक्शन के बारे में। तो इसी के साथ ओजोन लेयर का टॉपिक यहां पर ओवर होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और ये है हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, यानी कि चैप्टर को ओवर करने की बारी आ चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। बात कर रहे हैं मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, यानी कि उस गार्बेज को मैनेज करना जो कि प्रोड्यूस भी हम ही कर रहे हैं। अब होता क्या है, हमारे घर में जो भी वेस्ट निकलता है वो क्या होता है, गार्बेज होता है। यानी कि हाउस होल्ड का सभी वेस्ट क्या होता है, गार्बेज होता है। अब गार्बेज क्या है, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम उसे क्लासिफाई करते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के टर्म्स में। तो यहां पर क्या होगा, ये टर्म्स आपने पहले भी सुने, बचपन से पढ़ते आ रहे, कोई बात नहीं है, फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा कुछ तो आपको नया सीखने को मिल ही जाएगा। और ये बहुत बार पूछा गया है इस चैप्टर से, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट सा डेफिनेशन है, 1 से 2 नंबर के लिए ही आता है। तो क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में कर दिया है और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो अब एक एक करके हम दोनों को समझ लेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि गार्बेज के जो 2 टाइप्स है वो क्या है और वो क्या शो कर रहे हैं। तो पहले बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एक ऐसा गार्बेज है जिसको क्या करा जा सकता है, डिकम्पोज करा जा सकता है। यानी कि ऐसा गार्बेज होगा, ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो कि इजीली डिकम्पोज हो जाए, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको क्या कर दें, सिंपलर फॉर्म में कर दें, कॉम्प्लेक्स से कर देंगे सिंपल में, तो वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल। यानी कि हमें यहां से एक चीज समझ में आई, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करने वाले हैं,
इजीली डीकंपोज हो जाने वाले हैं और कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में आ जाएंगे। तो आप बोलेंगे सर ये दोनों बातें समझ में आ गई, ये डीकंपोज हो जाएंगे, ये कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में आ जाएंगे, बट ये करने कौन वाला है? ये करेंगे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंगी और बैक्टीरिया और एक्सेट्रा। ये काम होता है फंगी और बैक्टीरिया का, जो कि क्या करने वाले हैं, इसे डीकंपोज करने वाले, कॉम्प्लेक्स उपाय में लाने वाले, सिंपल में लाने वाले हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में आ जाए या डीकंपोज हो जाए बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ऐसे सब्सटेंस जो क्या हो जाए, डीकंपोज हो जाएंगे, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अब क्या होगा देखिए, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का मतलब क्या है? एक पेपर को लीजिए, उसको गाड़ दीजिए जमीन में, 7 से 8 दिन बाद देखिएगा वो गायब हो चुका होगा। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि वो क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है, इसीलिए वो क्या हो गया, डीकंपोज हो गया। उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, बैक्टीरिया फंगी ने क्या कर दिया, डीकंपोज कर दिया, गायब हो गया है ना। आबराकडाबरा, गिली गिली छू वाला जादू देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको साइंस का नॉलेज नहीं है तो आपको जादू ही लगेगा। तो अब यहां से क्या होता है, इसका कुछ इफेक्ट भी देख लेते हैं अपन एनवायरमेंट में। वैसे ये अच्छी चीज है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, लेकिन ये लार्ज क्वांटिटी में होता है। क्योंकि अब क्या है, अब एक घर का अगर सब तो कर नहीं लेते हैं, जैसे हमारे घर का कचरा है, हम खुद ही उसे डीकंपोज कर रहे हैं, घर में हमने बैक्टीरिया और फंगी पाल के रखे हैं, ऐसा कोई नहीं करता है और ना ही ये होने वाला है। तो क्या होता है, पूरा जो गवर्नमेंट है उसको बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल गार्बेज से डील करना पड़ता है। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो फ्लाइज होती है उसकी ब्रीडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब सोच के चलिए, अब वो कचरा कैसा भी हो, कचरा तो कचरा ही होता है। ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा बायोडिग्रेडेबल कचरा भी पड़ा हुआ है, पहाड़ बने हुए उसके, तो वहां पर क्या होगा, मक्खियां बहुत होगी, गंदगी बहुत होगी, बीमारी के पक्के चांसेस है। और एक और चीज वहां पर क्या देखने को मिलती है, वहां पर आप पास में जाएंगे और बोलेंगे क्या, बड़ी प्यारी स्मेल आ रही है, ऐसा नहीं होगा, एक फाउल सी स्मेल आती है, वहां का ऑर्डर बहुत गंदा होता है, यानी कि बहुत बास आ रही होती है। और एक और चीज क्या देखने को मिलती है, ये पानी में जाएगा तो दिक्कत दे जाएगा। क्या करने वाला है, पानी में जाएगा तो दिक्कत दे जाएगा, क्योंकि ये वहां पर भी क्या करेगा, पॉल्यूशन कर देगा, और ये कर देगा वाटर पॉल्यूशन। तो हम हमें सिंपली अगर किसी ने पूछा कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, तो हम क्या लिखने वाले हैं, हमें ये 2-3 साइड इफेक्ट याद रखने हैं। ठीक है, अगर कोई ज्यादा पूछता है तो हमें बताने हैं, बाकी सिंपली हमें क्या याद रखना है, ऐसे गार्बेज, ऐसे सब्सटेंस जो कि इजीली डीकंपोज हो जाएंगे, या तो सिंपलर से कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में आ जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्शन की वजह से, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी, उन्हें बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो हमें ये क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं इसके दूसरे भाई की, यानी कि ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होंगे जो कि क्या नहीं होंगे, डीकंपोज नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स से किसमें नहीं आएंगे, सिंपल फॉर्म में नहीं आएंगे। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या होने वाले हैं, डीकंपोज नहीं होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितना भी दम लगा ले, ये क्या नहीं होने वाले, ये डीकंपोज नहीं होने वाले, ये कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में नहीं आएंगे। और यही कचरा दिक्कत की बात है, क्योंकि वो पेपर तो गायब हो गया, और भी जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वो तो गायब हो गए, बट ये तो गायब ही नहीं होंगे, ये डीकंपोज ही नहीं हो रहे, ये कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में जा ही नहीं रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर इसका एग्जांपल दीजिए, डेफिनेशन तो समझ में आ गया, तो बिल्कुल देंगे एग्जांपल, लेकिन एक बार इसका डेफिनेशन कैसे लिखना है ये समझ लीजिए। तो क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का मतलब ऐसे सब्सटेंस है जो कि डीकंपोज नहीं होने वाले, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर नहीं बनने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्शन की वजह से भी, तो वैसे सब्सटेंस कहलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जरा बोरिंग खुदता है तो आपने देखा है। ठीक है, वैसे अपने यहाँ के लोग शौकीन होते हैं, मतलब कितने भी बड़े हो जाए, हमने देखा है चौराहों पर, आपने भी कहीं देखा होगा, जो चौराहे होते हैं वहां पर क्या होता है, अगर जेसीबी आया हुआ है, ठीक है, जो बुलडोजर होता है अगर खोदने के लिए आया हुआ है, तो सब लोग ऐसा लाइन बना लेते हैं जैसे कोई सर्कस चल रहा है, अरे ऐसे खोदते हैं क्या, बड़ा मजेदार चल रहा है। तो वैसे ही आपको एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं, जब किसी के यहाँ पे बोरिंग होता है, ठीक है, क्या होता है, बोरिंग होता है, तो क्या होता है, जब जमीन में खुदाई करनी पड़ती है उसी के बाद बोरिंग होता है। तो बोरिंग का पानी निकालने के लिए जब खुदाई चल रही होती है तो वो मिट्टी निकाल रहा होता है। अब वो मिट्टी निकालता है ना, तो उसमें से मिट्टी आती है, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे मिट्टी के बीच में पॉलीथीन फंसी हुई आ जाती है। क्या आ जाता है, पॉलीथीन फंसी हुई आ जाती है। और वो पॉलीथीन क्या है, वो पॉलीथीन है एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, क्योंकि वो क्या नहीं हुई,
डीकंपोज नहीं हुई, सालों तक आपको वो वही मिलेगी। इसीलिए तो गवर्नमेंट बोलती है कि पॉलिथीन यूज मत करो। क्यों? क्योंकि वो क्या है, डीकंपोज नहीं होने वाली। जैसे वो पेपर वाला बताया है ना, 7 से 8 दिन में पेपर गायब, लेकिन ये जादू सिर्फ पेपर के साथ चलेगा क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है। अगर ये पॉलिथीन के साथ किया तो आपका पोपट हो जाएगा, जिसको भी आप मैजिक दिखाने वाले, यानी कि ये वहां काम नहीं करेगा क्योंकि पॉलिथीन आता है किसमें, हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में। तो हमें इसका एग्जांपल भी समझ में आ गया। सालों पुराना पॉलिथीन भी बोरिंग खोदते समय ऐसा की ऐसा दिख जाता है, ग्रीन कलर का, पिंक कलर का, व्हाइट कलर का, ठीक है। तो हमें समझ में आ गए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऐसे है जो डीकंपोज नहीं होने वाले हैं। अब इनका साइड इफेक्ट क्या है? ये जो मर्क्यूरी है और जो कुछ रेडियो एक्टिव जो केमिकल्स होते हैं, अगर उनका नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का वेस्ट हो तो वो बहुत ज्यादा बीमारियां कर जाते हैं और बहुत दिक्कत दे जाते हैं। और अगर ये पानी में चले जाए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, तो ये क्या करने वाले हैं, ये एक्वेटिक जो लाइफ है, यानी कि जो मछलियां वहां पर है, जो शार्क्स है और भी जो एक्वेटिक स्पीशीज होती है और भी जो एक्वेटिक हमारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं हमें वहां पर, उनकी लाइफ इफेक्ट होगी, उन्हें थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि गार्बेज अपने साथ में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ग्रो करेगा, ठीक है। क्योंकि जहां गंदगी है वहीं गंदगी वाले ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इफेक्ट करने वाले हैं। तो हमें समझ में आया गया बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस भी बहुत अच्छे से, और इसका एग्जांपल भी हम समझ गए और करके भी देख लीजिएगा। एक जगह पन्नी को काट दिया आपने और एक जगह पेपर को कर दिया, और देखिएगा 10 दिन बाद क्या होने वाला है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आपने तो 7 दिन बोला था, 3 दिन ऊपर कर लीजिए, अगर नहीं हुआ थोड़ा सा बच गया तो फिर भी करके देख लीजिएगा, 7 दिन में ही आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। अब इसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं? इसके बाद हम कुछ बात नहीं करने वाले, यानी कि बायोडिग्रेडेबल समझ में आ गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल समझ में आ गया। अब एक और चीज यहां पर बच रही है इस चैप्टर में, जो कि है कि हम वेस्ट से डील कैसे करें, यानी कि जो डिस्पोजल वेस्टेज है उनसे डील कैसे करें। यहां पर क्या आएगा, हमें चीजें रिसाइकल कर देनी चाहिए, चीजों को रीयूज करना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें आने वाली है। तो 4 से 5 छोटी छोटी चीजें आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस है कि हम वेस्ट को कैसे अच्छे से कम कर सकते हैं और उसे रीयूज करके, रिसाइकल करके कैसे अच्छे से ठिकाने लगा सकते हैं, बचा सकते हैं और कैसे एनवायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन ये करने वाले हैं आप लोग। अब ऐसी चीटिंग क्यों कर रहा हूं मैं कि ये आप लोगों के लिए, पहली चीज ये छोटी छोटी डेफिनेशंस है, और दूसरी चीज अगर आपने पिछला पार्ट देखा, ये पार्ट देखा है, तो यहां पर आपको क्या है, ये दोनों लेक्चर्स देखने के बाद पूरा एनवायरमेंट सेटअप हो चुका है ना। इस चैप्टर के लिए पूरा एनवायरमेंट बन गया है, इकोसिस्टम को समझने लगे, आसपास के एनवायरमेंट को समझने लगे, तो इतना तो बनता है ना बॉस। और इसके बाद एक और चीज क्या है, ये चीजें समझने लायक है, यानी कि क्या है, आप बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन घर में नहीं करते हैं, आप सब्सटेंसेस नहीं पहचान सकते घर में, आप इकोसिस्टम घर में नहीं होता कि आपको पता चल जाए ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, बट ये चीजें घर की है, ये चीजें रियल में सीखने वाली है। जो डेफिनेशन हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं आपके लिए, जो 4 से 5 चीजें छोटी छोटी सी, ये दरअसल पढ़ने वाली नहीं है, ये कुछ सीखने वाली है और ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने में एक रोल प्ले करने वाली है। तो इसे आप खुद पढ़ने वाले हैं, ये आपका एक टाइप से होमवर्क हो सकता है, और अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी के साथ अगर इसको हटा दिया जाए, ये तो आप करने वाले हैं, अब इतना बॉन्ड हम लोगों का स्ट्रॉन्ग है कि अब इतनी बात तो मानेंगे। तो इसी के साथ इस चीज को छोड़ के हमने चैप्टर को पूरी तरीके से ईच एंड एवरी टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, और ये चैप्टर यहां पर क्या होता है, ओवर होता है, यानी कि इस चैप्टर की कहानी ओवर होती है। जितने खुश आप हैं उतना ही खुश मैं भी हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो इसी के साथ मैं वीर शर्मा आप सभी से विदा लेता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर